नमस्कार। आज हम समुद्री स्तनधारियों की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। व्हेल, डॉल्फिन, सील, ये सब शानदार जीव नहीं हैं, बल्कि हमारे महासागरों की सेहत का हाल बताने वाले अहम सूचक भी हैं। हाँ बिल्कुल, इन्हें हम पर्यावरण के जीव संकेतक या बायो इंडिकेटर्स कह सकते हैं। हमारे पास डिजीरिच लर्निंग का एक लेख है जो बताता है कि ये पर्यावरण विज्ञान के जानकारों के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। आज हम यही समझेंगे कि ये जीव समुद्री दुनिया की स्थिति कैसे दिखाते हैं और ये जानकारी क्यों मायने रखती है, सही। खासकर उनके लिए जो पर्यावरण अध्ययन या संरक्षण से जुड़े हैं। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, जीव संकेतक ऐसे जीव होते हैं जो अपने आसपास के माहौल में हो रहे बदलावों पर मतलब ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं जिससे हमें पूरे इकोसिस्टम, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का अंदाजा लग जाता है। अच्छा। और समुद्री स्तनधारी इस काम के लिए कई वजहों से एकदम सही हैं। पहली बात तो इनकी उम्र लंबी होती है। हाँ, लंबी उम्र जी। तो इससे वो पर्यावरण में जो लंबे समय तक चलने वाले बदलाव हैं, उनके अच्छे गवाह बनते हैं। दूसरा, ये खाने की श्रृंखला में काफी ऊपर होते हैं। ऊपर मतलब सबसे ऊपर? हाँ, मतलब टॉप पर। ओके। तो इनके शरीर में पर्यावरण के जहरीले पदार्थ जमा होते जाते हैं, जैसे पारा है या पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, वो पीसीबीज। ओह हाँ, पीसीबीज, औद्योगिक रसायन। हाँ, जो सालों तक पर्यावरण में रहते हैं। और तीसरी बात, ये दुनिया भर के समुद्रों में पाए जाते हैं, तो अलग अलग जगहों की तुलना करना आसान हो जाता है। और डेटा भी काफी है इन पर, है ना? हाँ, काफी रिसर्च हुई है, तो अच्छा खासा डेटा मौजूद है। ये जहरीले पदार्थ जमा होने वाली बात थोड़ी और समझाएंगी, ये कैसे एक संकेतक बन जाता है मतलब? असल में होता ये है कि क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला में ऊपर है, तो इनके शरीर में नीचे के स्तरों से आए प्रदूषक जमा होते जाते हैं। समझे, छोटे जीव थोड़ी मात्रा में प्रदूषक लेते हैं। अच्छा। फिर उन्हें खाने वाले बड़े जीवों में ये मात्रा थोड़ी बढ़ती है, और फिर इन बड़े जीवों को खाने वाले समुद्री स्तनधारियों में इन जहरीले पदार्थों का स्तर बहुत ज्यादा हो जाता है। इसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। मतलब पर्यावरण में जो प्रदूषण है वो इनके शरीर में कई गुना बढ़कर दिखता है। तो ये एक तरह से जैविक चेतावनी है। बिल्कुल, एक जैविक चेतावनी। अच्छा, तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसकी असल दुनिया में उदाहरण भी हैं। स्रोत में कुछ चौंकाने वाली बातें थी। हाँ, कई उदाहरण हैं। जैसे डॉल्फिन और किलर व्हेल मतलब ओरका, उनमें पारा और पीसीबीज का मिलना, ये तो सीधे सीधे फैक्ट्री वगैरह के प्रदूषण की तरफ इशारा करता है। हाँ, ये औद्योगिक प्रदूषण का साफ संकेत है। और एक और पहलू था वो ध्वनि प्रदूषण वाला। मतलब सोचिए, समुद्री जहाजों का शोर इतना बढ़ गया है कि व्हेल्स और डॉल्फिन को अपनी आवाज बदलनी पड़ रही है। ये बहुत गंभीर बात है। वो अपनी आवाज बदल रहे हैं, उनके गाने का पैटर्न बदल रहा है, प्रवासन के रास्ते बदल रहे हैं, सिर्फ इस शोर की वजह से। जैसे हम किसी भीड़ वाली जगह पर जोर से बोलते हैं वैसे। कुछ वैसा ही समझिए। इससे न सिर्फ उनका आपसी संवाद बिगड़ता है, बल्कि शायद शिकार ढूंढने या रास्ता खोजने में भी मुश्किल आती होगी। बाप रे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सील जैसे जीवों में मोरबिली वायरस जैसी बीमारियां फैल रही हैं। ये क्यों? ये इस बात का संकेत हो सकता है कि पूरा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र किसी तनाव में है, शायद जलवायु परिवर्तन की वजह से या किसी और दबाव के कारण। और वो प्लास्टिक वाला उदाहरण, व्हेल के पेट से माइक्रोप्लास्टिक का मिलना। हाँ, वो दिखाता है कि प्लास्टिक का कचरा समुद्र में कितनी गहराई तक और कितनी ज्यादा मात्रा में पहुंच चुका है। ये सारे उदाहरण सीधे तौर पर दिखाते हैं कि इंसानी गतिविधियों का असर इन जानवरों की सेहत पर कैसे पड़ रहा है। तो जो छात्र या शोधकर्ता पर्यावरण विज्ञान पढ़ रहे हैं, उनके ये जानकारी कैसे काम आती है, मतलब अकादमिक तौर पर? उनके लिए ये बहुत कीमती है। समझिए, समुद्री स्तनधारियों का अध्ययन उन्हें इकोटॉक्सिकोलॉजी यानी जहरीले पदार्थों का इकोसिस्टम पर असर समझने का मौका देता है। डेटा विश्लेषण जैसे जरूरी हुनर सीखने को मिलते हैं। अच्छा। इससे वे इकोलॉजी, केमिस्ट्री और पब्लिक पॉलिसी जैसे अलग-अलग विषयों को जोड़कर सोचने की क्षमता विकसित करते हैं। साथ ही ये उन्हें संरक्षण से जुड़े नैतिक सवालों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों को समझने का मौका देता है। मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है? हाँ बिल्कुल, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं जिनका असर सीधे नीतियों पर पड़ता है, वास्तविक दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। तो क्या ये शोध सिर्फ लैब या यूनिवर्सिटी तक ही सीमित रहता है, या इसका असर जमीनी स्तर पर भी दिखता है, संरक्षण नीतियों पर? नहीं, इसका असर बहुत व्यापक है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें
तो इस तरह की रिसर्च सीधे तौर पर संरक्षण नीतियां बनाने में मदद करती है। कैसे? इसी जानकारी के आधार पर समुद्री संरक्षित क्षेत्र यानी मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज या MPAs तय करने में मदद मिलती है। मछली पकड़ने के नियम ज्यादा असरदार बनाए जा सकते हैं। प्रदूषण रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत का पता चलता है। अच्छा, तो सबूत मिल जाते हैं। हाँ, वैज्ञानिक सबूत। समुद्री स्तनधारियों की सेहत का रिकॉर्ड रखकर वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर बेहतर नीतियों की वकालत कर सकते हैं। ये विज्ञान को सीधे धरती को बचाने के प्रयासों से जोड़ता है, स्थिरता से जोड़ता है। यानी संक्षेप में कहें तो समुद्री स्तनधारी सिर्फ आकर्षक जीव ही नहीं है, वो समुद्र की सेहत के असली दूत हैं, पैरोकार हैं। बिल्कुल। उनकी स्थिति हमें जीव विज्ञान, पर्यावरण की निगरानी और संरक्षण की रणनीतियों का एक अनूठा मेल दिखाती है। सही कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका अध्ययन हमें न सिर्फ महासागरों को बेहतर समझने में मदद करता है, बल्कि उन्हें बचाने के लिए ठोस सबूतों पर आधारित कदम उठाने की राह भी दिखाता है। एकदम सही। इन संवेदनशील जीवों के स्वास्थ्य पर नजर रखकर हम असल में पृथ्वी के सबसे बड़े और सबसे अहम पारिस्थितिकी तंत्र की नब्ज पर हाथ रखे हुए हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में समुद्री स्तनधारियों का अध्ययन हमें संरक्षण की रणनीतियों और दुनिया भर की पर्यावरण नीतियों को बेहतर बनाने के और कौन से नए या शायद अनसोचे तरीके सुझा सकता है।